अमोल, इससे पहले कि पूजा आपसे सवाल जवाब शुरू करे, एक सवाल है। आईआईटी दिल्ली में जाने के लिए ना तरसते हैं लोग, लिटरली कईयों के तो बस ख्वाब ही रह जाते हैं। लेकिन कैसे ये लड़का आईआईटी में गया भी, पढ़ा भी, जॉब भी मिली और फिर छोड़ दिया यार, ऐसे कैसे किया? बस हो गया। आई थिंक इस चीज के लिए बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं कि यार आपने जैसे कहा कि आईआईटी जैसी जगह में जाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। मैंने भी मेहनत की, तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि यार ऐसा तो नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की, मैंने मेहनत से ही वो चीज पाई। हाँ, उसको मैं उस तरह से यूज नहीं कर पाया जैसे बाकी लोग चाहते थे। तो यानी हम ये कहें कि आपकी पहली मोहब्बत शुरू से एक्टिंग रही? नहीं, वो बाद में मिली। अच्छा। मोहब्बत थी नहीं, तब था कि ये इस चीज में आप अच्छे हैं तो आप करते जा रहे हैं। आप पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो इंजीनियरिंग या डॉक्टर, राइट। उसमें से मुझे पता चला कि डॉक्टर बनने में ज्यादा समय लगता है, तो मैंने इंजीनियरिंग, क्या हो सकता है? तो इंजीनियरिंग, हाँ, कम समय में इंजीनियरिंग हो जाएगी, तो वो चूज कर लिया। वहां जाने के बाद अब फनी बात यह है कि इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते मुझे एक्टिंग मिली या स्टेज मिला, थिएटर मिला। तो वो अगर मैं इंजीनियरिंग करने नहीं गया होता तो शायद मैं एक्टर नहीं होता। अब वो किस तरह की एक्चुअली मोहब्बत मिली है ये पूजा उनसे जानेगी कि वो मोहब्बत दरअसल एक्टिंग में मिली, वो फीमेल थी या फिर मेल थी, दैट आई डोंट नो। तो वो पूजा फाइंड आउट करेगी। भाई पूजा की आवाज नहीं आ रही है, माइक टेस्ट करिए प्लीज। हेलो 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 हेलो, माइक चेक। तो कैसे हैं दिल्ली वालों? यार थोड़ी सी आवाज, जोश हाई होना चाहिए। हाँ, अभी लंच नहीं किया है शायद लोगों ने। किस किस ने लंच कर लिया है? हेलो 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 हेलो। तो जिन्होंने लंच कर लिया उनको तो जोर से एक बार बोलना चाहिए, हेलो, थैंक यू। स्टेज शो का तजुर्बा है आपको, आपने वो कर थोड़ा आई थिंक कल मैं शो कर रहा था दिल्ली में, एक लाइव शो। तो मैंने अपने डायरेक्टर को यही बोला कि यार शुरू में ना लोगों को थोड़ा सा आवाज अगर हो तो पीपल ऑल्सो फील फ्री। लोगों को लगता है कि आवाज करना अलाउड है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुपचाप बैठना है और सुनना है। आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, आप शोर मचा सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। करेंगे यहाँ पर लोग। और देखिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि अमोल आने वाले हैं, पहले से यहाँ पर लोग आकर बैठ गए हैं। So sweet। अमोल सिर्फ ओटीटी पर नहीं आते हैं, अमोल दिलों में भी आते हैं, अमोल लड़कियों के सपनों में भी आते हैं। अब ये मुझे पता नहीं है, मैंने कभी सपने में जाके चेक नहीं किया। नेशनल क्रश का टैग मिला है आपको, तो जाहिर है ऐसा तो होता होगा। मैं उसी के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी। नेशनल क्रश का टैग जब ये मिला, क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू आपका देखा, आपने कहा कि ये टैग बदलते रहते हैं। हाँ जी। लेकिन कैसी फीलिंग थी वो? नहीं, फीलिंग अच्छी है कि आदमी या औरत जब भी कोई एक्टर बनता है तो एक्टर बनने का या उसमें सक्सेसफुल होने का बहुत बड़ा पार्ट है कि लोग आपके काम को तो पसंद करें ही, बट साथ ही साथ आपको भी पसंद करें। शुरू में ये सब समझ में नहीं आता है, पर अब समझ में आता है कि वो बहुत बड़ा पार्ट है कि जितना आप करियर में आगे बढ़ते हैं, लोगों का आपसे पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब वो होता है तो मजा भी आता है, अच्छा भी लगता है। जब डीएम देखते हैं आप? जब डीएम देखते हैं तो कभी कभी बहुत मजा आता है, कभी कभी शर्म भी आती है क्योंकि आई थिंक सोशल मीडिया का दौर है और यंग लोग जो मुझसे भी यंग हैं वो तो हमसे भी ज्यादा खुले हुए हैं। अच्छा, आपके पास ऐसे डीएम आते हैं, डव से नहाते हो या डव को खाते हो? मुझे मतलब आते हैं बहुत, बहुत क्रिएटिव भी आते हैं। मुझे लगता है कि लड़कियां जो हैं वो ज्यादा क्रिएटिव है। तो जो लड़कों का मैसेज है वो तो ऐसा है कि अरे 5 रुपए की पेप्सी, मेरा भाई सेक्सी है। और जो लड़कियां हैं वो अच्छे से मन की बात, एक शेरो शायरी, एक उसमें सेंटेंस होता है, उसमें फुल स्टॉप होता है, उसमें कॉमा होता है, उसको पढ़ के आपको बात समझ में आती है। यानी फीलिंग आपको भी अच्छी फीलिंग, हाँ। तो मुझे वो डिफरेंस समझ में आता है कि जब लड़के अपना प्यार जाहिर करने जाते हैं तो मुझे लगता है कि अरे ऐसे थोड़ी करना होता है यार लड़कियों से अच्छा, लड़कियों से सीखो, अपने इमोशंस को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रही हैं। लड़कियां एक बार अपने प्यार को एक्सप्रेस कर दीजिए अमोल के लिए, शोर होना चाहिए। थैंक यू। देखा, लड़कियां हमेशा स्वीटर है। मुझे स्वीट होती हैं लड़कियां, अच्छी होती हैं लड़कों से। लड़कों को अच्छा छित्तर पड़ते हैं। अमोल, जब आपने इंजीनियरिंग ड्रॉप की, आपको पड़े छित्तर? घर से सपोर्ट था? नहीं, मैं पुणे में था। मैंने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग पढ़ी, उसके बाद मेरी जॉब लगी, मैं पुणे चला गया। तो जो खबर मैंने माँ बाप को दी वो फोन पे दी। नहीं है, ऐसी खबरें इसलिए आप फेस टू फेस नहीं देते हैं, नहीं तो फेस पे एक लग जाता है और आपको डर भी होता है कि सामने वाला किस तरह से उस न्यूज को लेगा।
तो हमारी फोन पे ही बात हुई, तो इतना मुझे सेफ्टी थी कि अगर कुछ भी हुआ तो फोन काट देंगे। अगर ज्यादा गर्म हो गई बातचीत तो फोन काट देंगे। बट और उतनी दूर से आई थिंक उन लोगों को भी गुस्से से ज्यादा चिंता थी कि यार ये कर क्या रहा है, आगे क्या होगा, क्यों कर रहा है, क्या इसके दिमाग में फितूर चढ़ गया है, या किसने क्या इसको कुछ जादू मंत्र पढ़ा दिया है। इंडियन माँ बाप है, वो तो उनको तो लगता है कि किसी ने बिगाड़ दिया है, हाँ किसी ने इसको बिगाड़ दिया है, किसी ने इसके दिल में दिमाग में कुछ गलत ख्याल डाल दिए। कौन है वो? असली संगत खराब है, संगत खराब है, दोस्तों ने बिगाड़ा है। माँ बाप को ये नहीं पता होता कि दोस्तों को हम बिगाड़ रहे होते हैं। ये वही दोस्त है जो अपने दोस्त को बिगाड़ रहे हैं, जिसके लिए माँ बाप सतर्क करते हैं। हाँ, मेरी माँ को लगता है कि मुझसे भोला इंसान ही नहीं है कोई दुनिया में, और बट उतना भोला नहीं हूं मैं। मम्मी को बार बार यही समझाया, तो आई थिंक उनको यही उनको वो चाहिए होता है एश्योरेंस कि यार ये संभाल लेगा, ये अपना ख्याल रख सकता है। नहीं तो बम्बई शहर की जो इमेज है और इस प्रोफेशन की जो इमेज है वो तो वैसे ही बहुत खराब है। तो माँ बाप बहुत चिंता में आ जाते हैं कि यार अपना लड़का है, सीधा साधा सा है, भोला भाला सा है, पढ़ाई वढ़ाई करता था, ये कहाँ बम्बई जाएगा, कैसे सर्वाइव करेगा, इसको तो खा जाएंगे वहां पे। वहां तो सब पता नहीं जानवर है, कोई एलियन है। लेकिन अमोल ने सर्वाइव कर लिया, बहुत अच्छे से। अमोल जो आपका कैरेक्टर था चितवान का, हाँ और एक सरदार ऊधम सिंह में भगत सिंह का, हाँ जी, असली अमोल कैसा है? असली अमोल अब मुझे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि कैसा भी नहीं, इन दोनों में से कुछ नहीं। मतलब वो एक फ्लूइड सी चीज है जो समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ चेंज होती रहती है, जो समय के साथ बदलती रहती है, और बदलना जरूरी भी है, क्योंकि आप किसी भी उम्र में किसी भी जगह पे परफेक्ट नहीं है, राइट। आप सीखते जा रहे हैं, आप पढ़ते जा रहे हैं, अपने बारे में समझते जा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग होपफुली आप ग्रो करते जा रहे हैं। और उनमें इन कैरेक्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। चितवन जो कैरेक्टर जो बहुत लोग जानते हैं ट्रिपलिंग शो से, यहाँ पे किस किसने ट्रिपलिंग देखा हुआ है? बाबा, यू गाइज आर ब्यूटीफुल, थैंक यू। तो ट्रिपलिंग का जो कैरेक्टर है, मैंने 10 साल पहले पहला सीजन किया था, 2016 में चितवन का कैरेक्टर था, और उससे बहुत प्यार मिला। पहली बार वो वाला उस तरह का प्यार मिला जहाँ पे लोगों ने आपको पहचाना, जहाँ पे लोगों ने मेरे नाम को जाना, जहाँ पे लोगों ने मेरे बारे में गूगल पे सर्च किया और वो चीजें जानी जो शो के अंदर भी नहीं है। तो वो ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो दूसरों पे तो छाप छोड़ते ही हैं, वो आप पे भी एक थोड़ा छाप छोड़ते हैं। और चितवन तो फिर मैंने 3 सीजन तक किया, 3 सीजन कर चुके हैं, शायद आगे भी करेंगे, आगे करना भी चाहते हैं। तो और वो ऐसा शो है क्योंकि वो फैमिली शो है, भाई बहनों की कहानी है। मैं सबको ही कहता हूँ कि यार ये तो चलता रह सकता है, वो भाई बहन 20 साल के हो सकते हैं, 25, 30, 50, 100, ये एक फैमिली की कहानी है, तो खिंचती रह सकती है। लोग इसलिए उससे कनेक्ट भी काफी ज्यादा लोग इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि आई थिंक बहुत सारा जो कंटेंट था ओटीटी से पहले या तो टीवी पे था या फिल्मों में था, जो टीवी के जो परिवार थे उससे बहुत सारे हम लोग उतना रिलेट नहीं करते थे। हमें ऐसा नहीं लगता था कि यार हाँ हम लोग ऐसे बात करते हैं, हम लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। वो देखते थे बहुत लोग और अभी भी देखते हैं, पर बहुत सारा ऑडियंस ऐसा भी था जो उससे उतना रिलेट नहीं करता था। तो आई थिंक 2016 में जब ट्रिपलिंग आया, एक इस तरह की फैमिली आपने स्क्रीन पर देखी जो आपको अपनी फैमिली जैसी लगी और कहीं ना कहीं अपनी जैसी लगी, और थोड़ी सी ऐसी लगी कि यार ऐसी मेरी फैमिली होती थोड़ी सी और तो मजा आता। थोड़ा एस्पिरेशन भी था उसमें, थोड़ी कूल फैमिली थी वो। तो आई थिंक उसकी वजह से बहुत लोगों ने उसको देखा, फैमिलीज ने बहुत साथ में देखा। वो हमारे लिए भी सरप्राइज था क्योंकि जब हम शो बना रहे थे तो हमें लग रहा था कि यार ये यंग लोगों का शो है, ये यंग लोग देखेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग पहले भी मिले, आज भी मिलते हैं, आज भी आके बोलते हैं कि यार ये हमने मम्मी पापा के साथ ये शो देखा, या मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है, मेरे पापा आपके बहुत बड़े फैन है। तो अच्छा लगता है और सरप्राइजिंग भी लगता है कि यार हमने ऐसा इतना नहीं सोचा था, हमने नहीं सोचा था कि ये फैमिलीज साथ में बैठ के देखेंगी, पर ये ऐसा शो हुआ जो बहुत सारी फैमिलीज, आई थिंक स्पेशली अर्बन फैमिलीज, उन्होंने साथ में देखा, उनको मजा आया। बहुत सारी बातें जो शायद नहीं होती हैं घरों में, वो बातें उन्होंने होती हुई देखी, वो टॉपिक्स उठे होंगे, शायद वो पूछा करे तुम भी ऐसा करते हो क्या, तुम्हारी लाइफ में भी कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चलता है क्या। सो ये बातें शायद कई बार परिवारों को थोड़ा करीब भी लाती है। तो आई थिंक वो चीज जब होती है तो लोगों को वो मेमोरी याद आती है। बहुत सारे बहुत ही ज्यादा स्वीट कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। किसी ने इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि यार मेरी मम्मी बीमार थी, हॉस्पिटल में थी और उन दिनों सब लोग बहुत टेंशन में थे, लेकिन हम लोग आपका शो देख के सब एंजॉय करते थे साथ में, और वो बहुत स्ट्रांग मेमोरी हमारी है क्योंकि
हमने उनको बहुत टाइम बाद हंसते हुए देखा या मुस्कुराते हुए देखा, आपने अपने काम से उन्हें खुश किया, बिल्कुल। तो ये चीजें टच करती है। आज भी ये चीज मैं कल देख रही थी उसके शो के बारे में थोड़ा, तो मैं कमेंट्स पढ़ रही थी यूट्यूब पे 2025 में ये कौन देख रहा है, यानी अभी भी लोग उसको देख रहे हैं। बहुत रिपीट व्यूइंग होती है उसकी। बहुत लोग मुझे मिलते हैं कि मैं 18 बार देख चुका हूँ शो। मैंने कहा इतना तो हमने नहीं देखा यार, बनाने के बाद हमें लगा कि चलो बन गया, अब हो गया। बट ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने आई एम श्योर मल्टीपल टाइम्स देखा होगा। बहुत लोगों ने चितवन को देख के अपने बाल ग्रीन कर लिए थे। एक मुझे दिख रही है मोहतरमा, आई डोंट नो चितवन से इंस्पायर्ड है या अदरवाइज है, बट एटलीस्ट 2016-17 में मुझे ऐसे बहुत लोग मिलते थे जो अपने बाल कलर करा लिए थे और बोलते थे कि यार आपके कैरेक्टर से इंस्पायर होके मैंने बाल कलर करा लिए। या मुझे पेरेंट्स मिलते थे, बोलते यार तुम्हारे कैरेक्टर की वजह से देखो ये बेटा ऐसा बंदर बन के घूम रहा है। आप तो स्क्रीन पे कर रहे थे, तो रियल लाइफ में कर रहा है। बट एटलीस्ट आपको समझ में आता है कि लोग कितना स्ट्रांगली कनेक्ट कर रहे हैं या कितना अच्छे से, मतलब कोई बुरी चीज तो नहीं है, बट हाँ लोग इंस्पायर हो रहे हैं, आपको कॉपी कर रहे हैं। तो ये चीज मेरे साथ पहली बार हुई थी ट्रिपलिंग के बाद। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि आपके कैरेक्टर को इतने अच्छे से इतना दूर तक लोग जान पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अमोल, आपने ये बताया रियल लाइफ में आप कैसे हैं, सेट पर आप कैसे होते हैं? एनर्जी बूस्टर होते हैं जैसे चितवान में हमने देखा, हाँ। वही कैरेक्टर आप स्टेज पे आपका होता है या फिर साइलेंट ऑब्जर्वर होते हैं? मैं थोड़ा सा ऐसा सुनने में आया है कि मैं शांत हूँ सेट पे, दूसरे लोगों से सुनने में आया है। बातों से नहीं लग रहा। हाँ, मतलब आई थिंक इसलिए क्योंकि मैंने धीरे धीरे मेरा अप्रोच काम को लेके ये है कि यार मैं यहाँ काम करने आया हूँ, राइट। और मेरा काम है एक्टिंग करना, मेरा काम है उस सीन को अच्छे से जितना अच्छा हो सकता है, जितनी मेहनत से हो सकता है, जितनी एनर्जी के साथ होता है, उस सीन को परफॉर्म करना। तो बहुत बार मैंने नोटिस किया कि जब आप सेट पे अदरवाइज बहुत ज्यादा हल्ला हुल्लू और एंजॉय कर रहे हो तो वो सीन में एनर्जी फुस हो जाती है, क्योंकि सारी एनर्जी आपने बाहर ही निकाल दी। और मेन चीज तो सीन ही है, वो सीन ही रहने वाला है, वो सीन ही बाद में 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद स्क्रीन पे आने वाला है। और 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैंने जब वो सीन देखा, मैंने कहा यार मैं इससे अच्छा कर सकता था, पर क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्टेड था, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था। हम लोग मजाक मस्ती में ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तो मेरा पर्सनल अप्रोच ये रहा है कि यार ये मेरे लिए ऑफिस जाने जैसा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को लेके रूड हूं या मैं किसी से बात ही नहीं कर रहा हूं या ऐसा मुंह बना के घूम रहा हूं, लेकिन फोकस इस बात पे है कि यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सीन है। उसके बाद के बाद मस्ती तो हम कर लेंगे, पैकअप के बाद मस्ती कर लेंगे, रैप अप पार्टी कर लेंगे, पार्टियां करेंगे, रिलीज होगा, अच्छा शो बनेगा, अच्छी फिल्म बनेगी, हम सब एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ पे पहली प्रायोरिटी ये है कि यार सीन अच्छा होना चाहिए। तो अगर सीन को एनर्जी की जरूरत है तो उस एनर्जी को मैं बचाता हूँ, बचा के रखता हूँ कि यार ये जो मस्ती है ये कोई नहीं देखने वाला है, सब सीन देखने वाले हैं। तो वो आई थिंक मेरा अप्रोच धीरे धीरे रहा है। तो उसकी वजह से बहुत लोग, मेरी इमेज है कि यार एक सेट पे आएंगे, कुछ मजाक मस्ती होगा, प्रैंकस्टर होगा, प्रैंक होगा। मैंने कहा नहीं यार, मैं प्रैंक करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे एक्टिंग करने आया हूँ। तो पहली प्रायोरिटी वो है। अगर वो हो जाए, अगर सीन निकल गया मान लीजिए और आज के बाकी दिन हल्का है और आपको पता है ज्यादा मेहनत नहीं, फिर आप मस्ती करेंगे, बैठेंगे, लंच करेंगे, ये करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। पर हाँ, पहली चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि यार काम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो चीज लंबी रहती है। वो मजाक मस्ती आप भूल जाते हो, पर वो सीन जिंदगी भर आपको देखना है। वो मरते दम तक वही, उसको बदल भी नहीं पाएंगे आप, क्योंकि ये स्टेज नहीं है जहां पे आप चेंज कर सकते हैं। ये तो छप गया एक बार, और छपने के बाद आप आपको सिर्फ गिल्ट होगा कि अरे मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन नहीं किया आपने फॉर वट एवर रीजन। तो वो 1-2 बार 3 बार जब मुझे फील हुआ कि नहीं यार ये फीलिंग अच्छी नहीं है, जब बाद में आप देखते हैं और बोलते हैं कि यार मैं इससे भी और अच्छा कर सकता था, तो क्यों नहीं किया। तो अगली बार मैं चाहता हूं कि ऐसा कभी ना हो कि मैं अपने आप को देख के बोलूं कि मैं यार ये कर सकता था, ये बोलूं कि हाँ मैंने किया। अब वो कितना अच्छा पड़ा नहीं पड़ा, लोगों को कितना अच्छा लगा, वो मेरे हाथ में नहीं है, पर जो मेरे हाथ में था वो मैंने किया। आई थिंक दैट इज माई गोल। इसका राज आपने बताया, आपका जो स्किन इतना ग्लो कर रहा है, इसका राज क्या है? ये प्यार है लोगों का। थोड़ा सा हमें भी बता दीजिए। ये प्यार है लोगों का, थोड़ा सा मेकअप भी है और थोड़ा सा आई थिंक अपना ख्याल रखना जरूरी हो जाता है एक्टर्स के लिए। स्किन केयर रूटीन। अगर मेरी लाइफ में कोई बड़ा खर्चा है तो आई थिंक इन क्रीमों का है, जो आजकल बहुत महंगी हो गई है, और ये जो डॉक्टर लोग रेकमेंड करते हैं वो तो बहुत ही महंगी होती है। मैं तो पहली बार वो इतनी महंगी क्रीम लगाई, मुझे लगा यार ये तो मतलब इसमें अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर सब बर्बाद है। मतलब इतने हजारों रुपए की क्रीम लगा रहा हूँ, इसमें तो शायद मेंटली अपने आप ही स्किन अच्छी हो जाएगी प्रेशर में आके कि यार ये क्रीम वेस्ट नहीं जानी चाहिए।
और मैं लोगों को बोलता हूँ कि मेरे अभी कुछ ऐसे बहुत ज्यादा महंगे शौक नहीं है, अभी तक नहीं है, आगे हो सकते हैं कि मैं कुछ पाल लूं। तो बहुत सारा मेरा जो खर्चा है वो इन्हीं चीजों पे है कि यार ये चीज इन्वेस्टमेंट की तरह फील होती है कि आप कैमरा पे अच्छे दिखते हो, स्टेज पे अच्छा दिखते हो, तो उस चीज का फायदा होता है। तो वो ये इन्वेस्टमेंट है। आई थिंक स्किन केयर जो है वो है थोड़ा महंगा है, लेकिन सबको करना इन्वेस्टमेंट की तरह सबको करना भी चाहिए। ऑफकोर्स बेसिक चीजें थोड़ा झिझकते हैं, लड़कों बताते नहीं है। हाँ, चुप चुप के क्रीम लगाते हैं क्या? नहीं, मैं चुप चुप के नहीं लगाता। हम तो बोलते हैं कि यार हम तो एक्टर हैं, हम पे और अच्छा भी लगता है जब फाइनली आप अपने आप को शीशे में देखते हो और आपको लगता है कि अरे यार हाँ मैं अच्छा दिख रहा हूँ या अच्छा दिख रही हूँ, तो वो चीज अच्छा ही फील कराती है आपको। या कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देता है, जैसे अभी आपने दिया तो मुझे अच्छा लगा, या कोई आके और बोलता है, कोई सुंदर लड़का लड़की कोई आके बोलते हैं कि यार आप अच्छे दिख रहे हो, या आप हॉट दिख रहे हो, आप मुझे पसंद हो, तो अच्छा ही लगता है। फिटनेस के लिए भी कुछ फिटनेस के लिए भी करते हैं। मैं वही कि मुझे लगा कि यार मैं अगर एक्टर नहीं होता तो शायद मैं ऐसा नहीं दिख रहा होता, क्योंकि एक्टर बनने की वजह से ये चीजों का इम्पोर्टेंस थोड़ा सा बढ़ा लाइफ में। मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में था यार, हॉस्टल में, बॉयज हॉस्टल में, मतलब अब बोल सकता हूँ कि कहाँ 3-3, 4-4 दिन नहाते हैं हम लोग हॉस्टल में, ऐसे पड़े रहते हैं, दाढ़ी काटी नहीं, कुछ नहीं किया। मम्मी पापा देख के बोलते हैं क्या हो गया भाई, तुम्हें तो कुछ नहीं मिलेगा, हाँ तुमसे ज्यादा साफ तो कुत्ते रहते हैं, इस तरह के ये सारे कटाक्ष मम्मी मारती थी कि कुत्ता भी पूंछ से साफ करके बैठता है और तुम लोग ऐसे ही पड़े रहते हो। तो इस तरह की बातें सुनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनी है, पर आई थिंक अब वो जब मैंने ये प्रोफेशन चूज किया, और वही वाली बात है कि वो आप करते हो, फिर आप अपने आप को देखते हो और बोलते हो कि यार मुझे इस चीज पे काम करना चाहिए, क्योंकि इस चीज का एक्चुअली काम पे फर्क पड़ता है। जिस तरह का काम आपके पास आता है उस पे फर्क पड़ता है, आप कैसा फील करते हो उस पे फर्क पड़ता है। क्योंकि हमारा जो काम है एक्टिंग का, वो देखने में आसान लगता है, ऐसा लगता है कि आए और खड़े हुए और डायलॉग बोल दिया और चले गए, है ना। बट वो उस इमोशन आपके कंट्रोल में रहे, ये बहुत ही साइकोलॉजिकली एक बहुत प्रैक्टिस लगती है कि फट से अरे रोने का सीन कर दिया, फट से गुस्से का सीन कर दिया, फट से रोमांस कर दिया, सुबह उसी इंसान पे जब चिल्ला रहे थे किसी सीन पे, लंच के बाद उसी इंसान के साथ रोमांस कर रहे हैं आप। सो ये इतना आसान नहीं है। अगर आपको जेन्युइनली वो इमोशंस फील करने हैं और पोर्ट्रे करने हैं तो वो उतना आसान नहीं होता है। तो उसके लिए फिजिकल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, मेंटल फिटनेस ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो फिटनेस नहीं रहेगी तो ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। आप एक गुस्से का सीन करेंगे, आपको हो जाएगा अरे मेरा सारी एक्टिंग मेरी खत्म हो गई आज की, अब मुझसे मत करवाओ। पर ऐसा होता नहीं है। 12-12 घंटे शूट होता है, 14-14 घंटे शूट होता है, कभी कभी 4-4, 5-5 सीन आप करते हैं। 5-5 सीन में शायद आपको गुस्सा करना हो या अलग अलग इमोशंस करने हो। सो आई थिंक वही है कि हर चीज मैंने समय के साथ सीखी कि यार अगर मुझे अपना काम अच्छे से करना है, आई थिंक मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार इस काम से मैं बहुत प्यार करता हूँ। इस काम के लिए मैंने IIT की डिग्री पीछे रख दी, नौकरी छोड़ दी, माँ बाप को इतना परेशान किया, उनकी रातों की नींद उड़ा दी। अगर मैं इस काम से इतना प्यार करता हूँ तो यार इस काम को मैं अच्छे से करना चाहता हूँ। और अगर इस काम को अच्छे से करने का तरीका ये है कि अपने आप को फिट रखा जाए, अपने आप को अच्छा रखा जाए, अपना ख्याल रखा जाए और वर्किंग स्टाइल अपना अच्छा रखा जाए, प्लेजेंट रखा जाए, तो मैं इस चीज पे काम करूंगा। ये बहुत अच्छा मैसेज अमोल ने दिया है। हमारी ऑडियंस को भी ये सीख लेनी चाहिए कि अगर कोई भी काम आप चाहते हो, जो आपका पैशन है, उसके लिए मेहनत जरूर करनी। मेहनत जरूरी है यार। हाँ, हम चाह बहुत इजीली लेते हैं, हाँ, कि यार ये मुझे चाहिए, लेकिन उसको चाहने के लिए जो परीक्षा लगती है, जो मेहनत लगती है, उसमें हम थोड़ा हिचकिचा जाते हैं। हाँ। और फिर हम बुरा भी मान जाते हैं यार ये मुझे क्यों नहीं मिला। हाँ। दुनिया ही वो है और अनफेयर है। और बट ये नहीं सोचते कि हमने इतनी मेहनत की कि नहीं। मैं सबको ही बोलता हूँ कि यार मुझे बहुत चीजें चाहिए लाइफ में, एज एन एक्टर, एज इंसान बहुत चीजें मैं चाहता हूँ। पर मैं ये भी चाहता हूँ कि जो भी मैं चाहूँ वो मैं डिजर्व करूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ मुझे दे दो, ऐसे ही दे दो, फ्री में दे दो, या मैं खरीद लूंगा अवार्ड, या मैं ये कर लूंगा, ऐसे नहीं चाहिए। मुझे डिजर्व करके चाहिए। और वो शायद बचपन की अपब्रिंगिंग भी है कि भाई IIT के एग्जाम में आप मेहनत करके ही पहुंचते हैं, वहां पे और कोई जुगाड़ नहीं है। वो एक ऐसा एग्जाम है, ऐसी परीक्षा है जिसका और कोई तरीका नहीं। कोई पापा किसी को फोन करेंगे, कहीं कोई डोनेशन होगी, कहीं किसी का जुगाड़ होगा, कुछ भी नहीं है, जीरो है। सो आई थिंक जब आपकी ट्रेनिंग वैसी हो, जब आपकी बचपन से आपको इस तरह से ही मिला हो जो आपको चाहिए,
सो कहीं ना कहीं आई थिंक आपकी पर्सनालिटी अब थैंकफुली वैसी डेवलप हुई कि यार अगर मुझे कुछ चाहिए तो मेहनत से ही चाहिए, अदरवाइज ऐसे वैसे टेढ़े मेढ़े तरीके से मुझे नहीं चाहिए। ये जो स्टेज शो है बेशरम आदमी, हाँ जी, उसकी बात करें, उसकी चाहत कब आई, कब आपने सोचा, और टाइटल बेशरम आदमी ही क्यों रखा गया? तो मैंने एक्टिंग की शुरुआत तो स्टेज से ही की। जैसा कि मैंने कहा, मैंने कॉलेज में IIT में पहली बार नाटक किया, प्ले किया, और वहीं से एक्टिंग का कीड़ा शुरू हुआ। जब मैं मुंबई गया तो वहां भी मैंने स्टेज से ही शुरू किया। मैंने ये नहीं सोचा था मुंबई जाते हुए कि मैं अब फिल्मों में आऊंगा, मैं स्टार बन जाऊंगा, मैं टीवी पे आऊंगा। वो चीजें मैंने वहां जाके डिस्कवर की। मैं तो गया था थिएटर करने, मैं गया था नाटक करने, और मैंने खूब नाटक किए पहले 3-4 साल मुंबई में। फिर धीरे धीरे ऑडिशंस भी देने लगा, फिर ऑडिशन देते देते कुछ एड्स किए, फिर फाइनली बाबा वाला कैरेक्टर मिला, वापस से चितवन किया, ट्रिपलिंग किया, और वहां से थोड़ी सी दिशा करियर की बदली। तो वहां से फिल्मों के काम और OTT के शोज के काम ज्यादा मिलने लगे। थिएटर भी मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, मेरा भी मन सा भर गया था। तो लास्ट नाटक मैंने शायद 2015 में किया था, उस बात को हो गए 10 साल। और बीच में 2020 में मैंने एक छोटी सी कहानी परफॉर्म की थी। एक स्पोकन फेस्ट करके फेस्टिवल होता है मुंबई में, उसमें मैंने एक छोटी सी कहानी परफॉर्म की थी 15 मिनट की, अबाउट रिलेशनशिप्स, प्यार, मोहब्बत, हार्ट ब्रेक। नॉर्मल सिंपल सी कहानी थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो सिंपल सी कहानी बहुत सारे लोगों को छू जाएगी, क्योंकि वो कहानी एकदम वायरल चली गई यूट्यूब पे। उसके कुछ 1.5 करोड़ 2 करोड़ व्यूज आ गए। मुझे पता नहीं यहाँ पे भी शायद किसी ने देखी है कि नहीं देखी है कहानी। आप मुस्कुरा रही हैं, शायद आपने देखी है। तो वो कहानी भी जैसे लड़कियों को बहुत पसंद आई, क्योंकि उनको लगा कि अरे कितने अच्छे से इसने दिल की बात कही। मेरे लिए मुझे लगा कि ये सिंपल सी कहानी है, लेकिन लोगों को बहुत टच की। तो वहां से मुझे आइडिया आया कि यार मैंने 15 मिनट की एक कहानी परफॉर्मेंस की, और वो परफॉर्म करके वो वीडियो यूट्यूब पे चला गया, और अच्छा है, बहुत पसंद आया लोगों को। बट ये तो एक बार करके खत्म हो गया। तो क्या जो चीज मैं 15 मिनट तक कर रहा हूं, क्या मैं उसको 1 घंटे का एक शो बना सकता हूं? क्या मैं उस 1 घंटे के शो को लेके शहर टू शहर जाके परफॉर्म कर सकता हूँ, लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे मजा आता है, एक्टिंग की करियर की शुरुआत वहीं से हुई थी। तो ऐसे कुछ ख्याल मेरे मन में 2-3 साल से थे। फाइनली ये कहानी मुझे मिली। ये विजय करके मेरा दोस्त है अब, उस टाइम पे तो मैं दूसरी बार उसे मिल रहा था लाइफ में। उसने बोला कि मैंने एक कहानी लिखी है और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक 1 मैन नाटक है, एक ही एक्टर स्टेज पे। तो मैंने कहा यार ये तो एग्जैक्टली मैं यही ढूंढ रहा हूँ, और ऐसी चीज मैं करना चाहता हूँ, चलो सुनते हैं। तो उसने मुझे ये कहानी सुनाई, बेशरम आदमी, और मुझे बहुत पसंद आई। मुझे लगा कि ये कहानी बहुत रेलेवेंट है और मजेदार है और नई है। सडनली ऐसी ये वैसी बात है जो लोगों को शायद सुनने में मजा आएगा और लोगों को चैलेंज भी करेगा, और कहीं ना कहीं उसमें एक प्रोग्रेसिव मैसेज भी है, एक सोशल मैसेज भी है, जेंडर इक्वालिटी का मैसेज है कि आजकल की जो शादियां हैं, आजकल की जो रिलेशनशिप्स हैं, वो इक्वालिटी पे बेस्ड हैं, और बहुत ज्यादा बात होती है फेमिनिज्म की और इक्वालिटी की। मतलब टाइटल से लग रहा है आदमी बेशरम होगा, लेकिन वो बहुत ग्रीन फ्लैग है। हाँ, मतलब एक्चुअली अच्छा में मतलब शर्म क्या है कि शर्म हमें शर्म अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। और यही उस नाटक का मैसेज है कि यार जिन चीजों पे हमें शर्म करनी चाहिए, जैसे कि सड़क पे थूकने से, या सुसु करने से, या कूड़ा फेंकने से, या टैक्स चोरी करने से, या कुछ और धोखाधड़ी करने से, जिन चीजों से हमें शर्म करनी चाहिए उनसे हम आदमी लोग शर्म नहीं कर रहे हैं। पर जिन चीजों में शायद अब शर्म की जरूरत नहीं है, अपनी बीवी के लिए चाय बनाने के लिए, राइट, क्या उससे अपने दोस्तों के सामने कुछ स्वीट बात कह दिया आपने अपने पार्टनर से, या इन दिस केस कपड़े धोने से, जो नाटक का जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है, और अपने बीवी के कपड़े धोने से, राइट, इस बात पे आपको शर्म आ जाती है कि अरे नहीं पागल, कोई देख लेगा, राइट, मुझे ऐसे कैसे मेरी मर्दानगी पे सवाल उठ जाएगा। तो पॉइंट हमारे नाटक का ये है कि यार जिन चीजों पे शर्म करनी चाहिए उन चीजों पे नहीं कर रहे हैं, और जिन चीजों पे शर्म की जरूरत नहीं है, या जिन चीजों पे शर्म आपको शायद कोई अच्छा काम करने से रोक रही है, एक अपनी पार्टनर के लिए, वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए कोई स्वीट चीज करने से रोक रही है, वो शर्म हटा दीजिए। उस केस में बेशरम बनना सही है। और प्यार में तो बेशरम बनना, प्यार में तो हाँ बेशरम होना चाहिए ना। लड़की बने लड़का ना बिल्कुल, बने, लड़का बिल्कुल, शर्म करता रहे। यही हमारा मैसेज है कि भाई इक्वालिटी हो, कि दोनों और प्यार करने में शर्म ना हो, या प्यार दिखाने में शर्म ना हो। ऐसा नहीं कि यार हाँ मैं अकेले में तो
बहुत प्यार दिखाता हूँ, बट दोस्तों के सामने सडनली मैं थोड़ा कूल बन जाता हूँ। और ना कि मैं फिर मजाक उड़ाने लगता हूँ। ऐसा बहुत बार होता है कि फिर आप टांग खींचने लगते हो दूसरों के सामने। हाँ, वाइफ पर जोक शुरू हो जाते हैं कि अरे हाँ, बीवियों की तो हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, अरे कहाँ पति तो बेचारे सब बेचारे हैं, पति बेचारे, हाँ पत्नियां सबको ऐसा कंट्रोल में रखा हुआ है, उंगली पे नचा रही है। वो सडनली बाहर जाके इस तरह के जोक्स बन जाते हैं, क्योंकि ये आदत हो चुकी है। ये हम बचपन से ऐसे मजाक, ऐसे जोक सुनते आ रहे हैं, तो हम उन्हीं चीजों को रिपीट करते जा रहे हैं। बट घर के अंदर एक्सपेक्टेशंस बदल गई हैं, राइट। अब दोनों लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो घर के काम भी ऑफकोर्स दोनों को करने चाहिए। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो हाँ, मतलब हमारा भी पॉइंट ये था कि यार ऐसा नहीं है कि कोई हमें प्रवचन देना है या भाषण देना है। एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कि वो चाहता है एक अच्छा पति बनना, एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनना, और वो चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी वाइफ खुश रहे और वो उसे वो खुशी दे पाए। बट वो शर्म उसे कहीं रोक रही है। तो पूरा नाटक उस शर्म से लड़ने के बारे में कि फाइनल क्लाइमैक्स उसका ये है कि नहीं यार, अगर वो खुश है, अगर मेरी बीवी खुश है, अगर मेरी गर्लफ्रेंड खुश है और मैं खुश हूं, तो ये शर्म कहां बीच में आ रही है। हम तो किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, और इस बात से उसको खुशी हो रही है और वो खुश होती है तो मैं खुश होता हूँ। मुझे अच्छा लगता है। तो ये तो बड़ी सिंपल सा कितना इमोशन है। हम इस इमोशन को, ये शर्म या ट्रेनिंग या जो हमें सिखाया गया है या जो हमें सुनाया गया है, उस चीज को हम बीच में क्यों आने दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीजों को पीछे छोड़ के अपनी रिलेशनशिप को अपने हिसाब से बनाने का मैसेज है। इसीलिए शो का नाम बेशरम आदमी है। आई नो वो सुनने में लगता है कि यार ये किस तरह का बेशरम, पर वही क्यूरियोसिटी है। आई थिंक उसी क्यूरियोसिटी की वजह से फिर लोग देखने आते हैं। हमारी भी थोड़ी टिकट बिक जाती है क्या अमोल है, लड़की के कपड़े हैं, बेशरम आदमी है, कुछ तो मजा आएगा। और मजा आता है। हमने ये मेक श्योर किया है कि यार आपको मजा आए, क्योंकि आप घर से आए हैं, आपने टिकट खरीदा है, आप यहाँ बैठे हैं जैसे अभी बैठे हैं, तो हम चाहते हैं कि यार आपको मजा आए। आप घर जाके बोले कि हमने अमोल का शो देखा, हमें मजा आया, अपने दोस्तों को बताएं, राइट। अब हम अगले हफ्ते अलग अलग शहर जा रहे हैं, तो ऐसे ही हमें हमारी टिकट बिक रही है। हमारे पास तो मार्केटिंग बजट तो है नहीं। मैं भी जरूर आऊंगी। आप जरूर अगली बार तो मैं पक्का बुलाऊंगा। मैं पक्का आऊंगी। देखिए, ऑडियंस में से जो लोग हैं वो आपको काफी ज्यादा प्यार करते हैं, उनको कोई शर्म नहीं है आपके लिए प्यार एक्सप्रेस करने में। हाँ, देखा है मैंने इंस्टाग्राम पे। कुछ सवाल है ऑडियंस के, वो एक बार देख लेते हैं। क्या अमोल के लिए सवाल है? एक हाथ ऑलरेडी खड़ा हो गया है वहाँ पे। माइक दे दीजिए प्लीज। और ऐसा लग रहा है कुछ सीरियस सवाल आने वाला है। नहीं, कोई सीरियस सवाल नहीं है। ओके। मैंने आपकी रिसेंटली वेब सीरीज देखी थी कुल। हाँ जी। हाँ, उसमें आपका कैरेक्टर बहुत डार्क था। हाँ जी। एंड बेसिकली मैंने वो रिद्धि डोगरा की वजह से देखी थी। उनको मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। थैंक्स टू रिद्धि देन। तो मतलब उसमें जो कैरेक्टर आपने प्ले किया, उससे आप अपने मतलब रियल लाइफ में आप क्या अडेप्ट करना चाहते हैं? मतलब कोई नेगेटिव चीज जो आपको लग रही है कि हाँ वो मतलब पॉजिटिवली लोग ले सकते हैं उस चीज को। क्या नाम है आपका? अमूल्या। अरे अमोल एंड अमूल्या, नाइस। तो अमूल्या यार, मुझे ऐसा आपने सही बोला कि वो काफी नेगेटिव बुरा आदमी है। वो उस तरह का बेशरम है जो नहीं होना चाहिए। उसमें सारी कमियां हैं। उसमें मैं सबको यही बोलता था कि यार वो कैरेक्टर शायद मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बुरा इंसान है जो मैंने प्ले किया है। पर बहुत लोगों ने मुझे ये भी बोला कि हाँ, हमें उस पर गुस्सा आता है, हमें चांटा लगाने का मन करता है उसको देख के, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर तरस भी आता है, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये ऐसा क्यों बन गया या ऐसा क्यों हो गया। और वो मैं चाहता था कि हो, वो राइटिंग में नहीं था, बट मेरा एज एन एक्टर मुझे था कि यार बुरे होते हैं लोग, लेकिन मेरा मानना है कि यार बचपन से कोई पैदा होते ही बुरा नहीं होता है। कुछ चीजें उनके साथ होती हैं अच्छी बुरी, कुछ किस्मत खराब होती है, कुछ आसपास के लोग प्यार नहीं दे पाते या कुछ बुरे हादसे हो जाते हैं आपके साथ, और आप धीरे धीरे एक तरह का इंसान बन जाते हो। तो वो यार इस कुल के केस में तो जो अभिमन्यु का कैरेक्टर है वो तो इतना बुरा बन चुका कि उससे मैं लेना नहीं चाहूंगा कुछ। उससे आप ये सीखना चाहोगे कि यार जब दुनिया आपके साथ गलत करती है तो उसको रिएक्ट करने के दो तरीके। एक है कि आप बोलो कि यार अब मैं बदला लूंगा, अब मैं भी बुरा बन जाऊंगा और मैं इन सबको देख लूंगा एक दिन, और उस देख लेने में आप भी बुरे बन जाते हैं। दूसरा
चॉइस, दूसरा रास्ता ये है कि यार कि जो हुआ वो हो गया। अगर कोई बुरा था, अगर किसी ने बुरा चाहा, मैं भूल जाऊंगा या मतलब मैं उसको रास्ते से हटा दूंगा, पर मैं अपने वैल्यूज, जो मेरे वैल्यूज हैं उनको जाने नहीं दूंगा। सो कहीं ना कहीं सीख है कि यार ऐसा ना करो, अभिमन्यु जैसा ना करो कि आप उस चीज को इतना पर्सनली मत लो कि आप मतलब इतने नेगेटिव हो जाओ, इतने कि मतलब आप किसी से कोई कनेक्शन नहीं बचा है उसका उस शो में, किसी से प्यार नहीं करता, वो इतना सेल्फिश हो चुका है, इतना झूठ बोलता है, सब कुछ अपने बारे में सोचता है। वो जीवन सुखद जीवन नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको सुख ही रहना है जीवन में तो थोड़ा सा आपको, चाहे बुरा हो आपके साथ, आपको उससे ऊपर उठना होगा और अच्छा करने की कोशिश करनी होगी। तो मतलब उसकी गलतियों से मैं सीख रहा हूँ, उससे मैं नहीं सीख रहा हूँ उस कैरेक्टर से, उसकी गलती से सीख रहा हूँ कि यार ये गलती जो उसने की मैं नहीं करना चाहता। बाय द वे आपने जो कैरेक्टर निभाया वो बहुत बखूबी निभाया। थैंक यू सो मच। एक और सवाल, थैंक यू अमूल्या। माइक दे दीजिए। Hello, Amol sir. Hi. Seeing you there feels like that, yes, this is what dreams are made up of. Congratulations to you. Thank you so much. You deserve every bit of it. So my question is, as we all know that our Indian society is deeply rooted with misogyny and patriarchy, and we have lot of misconception about masculinity, and we don't often discuss awkward conversation with our family. So luckily we have celebrities like you, and we have seen your script choosing the Dolly Kitty ke Chamakte Sitare and now Besharam Admi. So how do you see this concept and how it is affecting these stereotypes, how these stereotypes are affecting the integrity of our society? How do you see it? नहीं है, मतलब मैं भी यार मैं भी इसी समाज में पैदा हुआ हूँ। Yes. मैं भी यहीं बड़ा हुआ हूँ। मैंने भी शायद ग्रोइंग अप कुछ ऐसी चीजें की होंगी या ऐसी सोच होगी मेरी जो शायद परफेक्ट नहीं थी, पर हाँ कोशिश यही रही कि यार अपने आप को बेटर करते जाना है। जीवन का क्या मकसद है अब किसी को पता नहीं है, हम सब अपना अपना मकसद ढूंढ रहे हैं। मुझे लगा कि यार ये एक अच्छा तरीका है जीवन बिताने का कि आप अपने आप पे काम करते जाएं और बेटर होते जाएं, क्योंकि उसमें आप आसपास के लोगों के लिए भी अच्छा कर पाते हैं और अपने लिए भी अच्छा कर पाते हैं। सो कुछ चीजें मैं भी सीखता आया हूं। मैं इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब भी मैं भी कोई ऐसी बात करता हूं, हम बेशरम आदमी करते हैं, तो प्रवचन नहीं, ऐसा नहीं कि अरे देखो मुझे, मैं कितना अच्छा हूं और तुम कितने बुरे हो, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं। मैं भी उन्हीं लोगों से बना हूं जो मेरे आसपास रहे हैं, उन्हीं से सीखा है, उनकी अपने कान खुले रखे हैं और समझने की कोशिश की है कि यार बेहतर कैसे बना जा सकता है। सो मैं मानता हूं कि बेहतर बनना, समाज बेहतर बनता है, कभी कभी धीरे धीरे बनता है, कभी कभी थोड़ा जल्दी बन जाता है, पर ये चीजें चेंज हो रही हैं, चीजें चेंज होती रहेंगी। आई थिंक अगर मैं मर्दों के डिफेंस में एक बात बोलूं तो यार मुझे जेन्युइन बिलीफ है कि हर इंसान अच्छा इंसान ही होना चाहता है, लेकिन उसको वो रास्ता कोई दिखाने वाला हो, वो इंस्पिरेशन कोई देने वाला हो, वो कोई एग्जाम्पल होगी, हाँ यार ऐसा भी हुआ जा सकता है, वो एग्जाम्पल शायद हमें खड़े करने होंगे आसपास कि यार देखो ना इसको। तो जब मैं सबको बोलता हूँ कि यार लड़के बोलते हैं कि यार सबको लड़कियों का प्यार चाहिए, लड़कों को है ना गर्लफ्रेंड चाहिए, बीवी चाहिए, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि यार तो लड़कियों की सुनो ना यार, जब लड़कियां बता रही है उन्हें क्या पसंद है तुम उनकी नहीं सुन रहे हो, तुम फलाना किसी रैंडम किसी और लड़के की सुन रहे हो कि अरे मैं बताता हूँ हाँ। लड़कियों को कैसे पटाया जाए, जिसको खुद कभी शायद प्यार मिला नहीं, हाँ। तो जो खुद कोई कहानियां बना के घूम रहा है कि अरे हमारे जमाने में तो हमने पता नहीं कितनी गलत आपको समझ में आता है कि भाई आपको देख के लग नहीं रहा है कि ऐसा कभी हुआ है आपके साथ। सो आई थिंक दैट इज जस्ट मी ट्राइंग टू गिव एन एग्जाम्पल कि यार बी मोर लॉजिकल, राइट। और कहीं ना कहीं सबको वो प्यार चाहिए, कहीं ना कहीं सब अच्छा इंसान ही होना चाहते हैं आइडियली, मुझे ऐसा लगता है। बट यू जस्ट दैट कहानियां, फिल्में, ये मेरा प्रोफेशन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि यार अपनी कहानियों के थ्रू अगर मैं कहीं ना कहीं किसी के मन में कोई बात छोड़ पाऊं तो ठीक है, अच्छी बात है, राइट। जब हमने राजकुमार हिरानी सर की फिल्में देखी, कुछ आया वहां पे, कुछ गांधी की मैसेज आए, जादू की झप्पी, प्यार देना लोगों को, लोगों के बारे में सोचना, कहीं ना कहीं वो ख्याल हमारे मन में बैठ गए। सो मुझे ऐसा लगता है कि कहानियों का भी एक रोल है सोसाइटी में जो यूज किया जा सकता है, एंटरटेनमेंट भी है यस, बट कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन भी हो सकती है। नॉट एवरी कहानी, बट कुछ कहानियां इंस्पिरेशन हो सकती है। सो मैं कोशिश करूंगा या करता रहूंगा कि यार बीच बीच में अगर कोई ऐसी कहानी मिलती है
या ऐसी कहानी नजर में आती है जो लोगों को इंस्पायर कर सकती है बेहतर बनने के लिए, तो उस पे फोकस किया और जाएगा। मुझे लगता है अभी भी आपकी बातें ना कहीं लोगों को इंस्पायर ही कर रही हैं। आई थिंक मतलब वही है कि एक मैंने भी दूसरों से इंस्पायर होकर कुछ किया कि ऐसा भी बना जा सकता है। सो मैं चाहूंगा कि यार आई वुड वांट टू बी अ गुड एग्जांपल, राइट। अगर कोई यंग लड़के देखें तो बोले यार हाँ यार मैं भी अमोल सर जैसा बनना चाहता हूँ, एंड दैट विल बी स्वीट। एंड देन बट उसका क्या है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर आप स्लिप नहीं कर सकते। देखिए अगर स्टेज शो नहीं हो, एक्टिंग ना हो, इन सब चीजों से थोड़ा ब्रेक लेना हो तो अमोल क्या करना चाहेंगे? डांस? यार चाहेंगे तो बहुत कुछ, बट चक्कर ये हो जाता है कि रीलों देखने में ही आजकल सारा समय निकल जाता है। इतने सारे लोग, जब कुछ नहीं होता है तो पता नहीं कहाँ से बस रीलें ही रीलें आती रहती हैं फोन में, और लोग बनाते हैं फनी फनी चीजें भी बना रहे हैं, आप देखते रहते हो। बट हाँ मैं चाहता हूँ, मैं कहानियों के अराउंड ही मेरे बहुत सारे सपने हैं, कहानियों के अराउंड ही बहुत सारे सपने हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। नाटक बनाना चाहूंगा, लिखना चाहूंगा, किताब लिखना चाहूंगा, शो लिखना चाहूंगा, फिल्म बनाना चाहूंगा, शायद आज से 5 साल 10 साल बाद डायरेक्ट करना चाहूंगा। तो ये इसी के अराउंड बहुत सारी चीजें हैं अभी करने को, मुझे ऐसा लगता है। प्यार करना चाहेंगे? प्यार तो हो जाता है, उसमें चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। अमोल को प्यार हो गया है? हो जाता है। देखो प्यार तो वही है ना कि प्यार तो बातों से ऐसा, प्यार तो जुकाम की तरह है, आप प्लान नहीं करते। हो गया है। नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मतलब यार इतनी उम्र जी ली है, अभी भी है कह सकते हैं, अभी भी है कह सकते हैं, है कह सकते हैं। अच्छा अभी तो आपने बोला कि जिस बारे में हम खुल के बात नहीं करते वो करनी, अब आप खुद नहीं कर रहे हैं। नहीं बस नहीं, अभी मैं बोलूंगी ना हार्ट ब्रेक हुआ है, मैं घर के अंदर बहुत प्यार कर रहा हूँ, चाय बना के पिला रहा हूँ, ठीक है। बट वही है कि आप कई बार आप उसको, जरूरी नहीं है कि मतलब तो प्यार करने में शर्म नहीं है, हाँ। पर हाँ लोगों के सामने ऐसा बोल देने में शर्म है, वो थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पे आप क्या चाहते हैं पार्टनर में, क्या देखते हैं आप? यार मैंने ये भी नोटिस किया है कि आप लिस्ट बनाते हैं कि मुझे ये पसंद है, और फाइनली जब होता है प्यार तो वो जरूरी नहीं है कि वो लिस्ट को फॉलो करता है। प्यार करते हैं वो प्यार, हाँ वो नहीं होता, क्योंकि जब होता है तो फिर आप रियलाइज करते हो कि यार लिस्ट विस्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ा, राइट। और शायद वो इंसान सारी चीजें लिस्ट में टिक भी नहीं किया, कुछ और टिक किया। तो पर हाँ मतलब मुझे लगता है कि मुझे समझदारी पसंद है। आई थिंक सबको ही समझदारी पसंद है, ना समझी किसको पसंद है। पर मुझे ऐसा लगता है कि यार जिसके साथ मैं खुल के बात कर पाऊं, हर वो बात जो मेरे जहन में है, मेरे दिमाग में है, मेरे दिल में है, वो मैं अगर कह पाऊं बिना डरे, बिना सहमे। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत बार, मैंने अपने दोस्तों में देखा है, अदरवाइज भी देखा है कि आदमी लोग बहुत सारी बातें हैं वो अपने दोस्तों के साथ कर रहे हैं पर बीवी के साथ नहीं कर पा रहे हैं। जैसा अभी आपने कहा हाँ इससे पहले भी बताया आपने कि बीवी या के फिर साथ हाँ जैसे हाँ कि वो कह रहे यार, या फिर ना कह रहे बीवी शहर में नहीं है, चलो ये ऐसा वैसा कुछ इस तरह की बातें, इस तरह के जोक्स होते हैं। या इवन विद विमेन आई थिंक वो बहुत सारी बातें, अपने मन की बातें, अपने कुछ अच्छी बातें, बुरी बातें, शिकायतें नहीं बोल पा रही। तो वो मुझे लगता है कि यार दिस इज ये ऐसा रिश्ता है जिसमें आपको 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल साथ में बिताने, तो आप 40 साल बिना अपने मन की बात कहे जी रहे तो झूठ सा लगता है, बहुत ये अधूरा सा लगता है मुझे। ऐसा लगता है ना प्यार का मतलब ही ये है, प्यार तो वैसे कुछ हाँ प्यार का मतलब है ईमानदारी, मुझे ऐसा लगता है एक दूसरे से ईमानदारी सारी, चाहे वो हो। कई बार होता है कि यार हाँ मैंने कुछ गलत किया, उस चीज को भी अगर ईमानदारी से अगर आप एक्सेप्ट कर लो तो वहां कहीं ना कहीं वो प्यार का जो रूट है वो स्ट्रांग बनता है। और एट द सेम टाइम सामने वाला अगर कुछ आपको बता रहा है, ईमानदारी से अपना दिल हल्का करना चाह रहा है, या कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज जो बता रहा है वो शेयर कर रहा है, तो मैं ये भी बोलता हूं कि दूसरे वाले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज को, कितनी भी मुश्किल हो, कई बार समय लगता है चीजों को एक्सेप्ट करने, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करे। मुझे ऐसा लगता है कि प्यार का मतलब कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस है। जब आपको लगता है कि यार मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मैं इस घर के अंदर एक्सेप्टेड हूं, ये इंसान मुझे एक्सेप्ट करता है, मेरी अच्छी चीजों को, बुरी चीजों को, ठीक है बुरी चीजों को मैं बेहतर भी करूंगा, वो एक्सेप्टेंस आपको फील कराती है कि प्यार मिल रहा है मुझे। देखिए अब समय क्योंकि हो चुका है अमोल, बस एक छोटी सी एडवाइस जो आप ऑडियंस को देना चाहेंगे जो आपकी तरह एक्टिंग करना चाहते हैं। एक्टिंग की एडवाइस ओके। बाबा मैं बस इतना बोलूंगा कि जो एक्टिंग है वो एक तो क्राफ्ट पार्ट है कि यार आप एक्टिंग पे काम करते हैं, अपने क्राफ्ट पे काम करते हैं, अपने एक्टिंग को सुधारने पे काम करते हैं, और दूसरा है
एक्टर बनना। और मैं सबको ये बोलता हूं कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक्टिंग में बेटर होना एक ये थोड़ी सी अलग फोकस है, और एक एक्टिंग का करियर बनाना वो थोड़ी अलग फोकस है। और कहीं ना कहीं हम इन चीजों को समझते नहीं है, तो बहुत हम समय इस चीज में वेस्ट करते हैं कि यार मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा मेरा कुछ हो नहीं रहा है। बट यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट द बिजनेस ऑफ एक्टिंग ऑल्सो, अगर आपको करियर बनाना है। बहुत सारी चीजें मैं अब बोल पा रहा हूं, मुझे 15 साल हो गए हैं करते हुए, तो अब जाके सीख रहा हूं मैं। तो ये लंबा सफर है, ये 6 महीने 1 साल 2 साल का सफर नहीं है। हो सकता है किसी के साथ हो, किसी किस्मत अच्छी हो, कोई फट से कोई चीज निकल जाए जी। लेकिन बहुत पेशेंस, एक्टिंग का क्राफ्ट भी पेशेंस मांगता है, और एक्टिंग का करियर तो बहुत ज्यादा पेशेंस मांगता है। तो पेशेंस के साथ लगे रहिए, जुटे रहिए, विकेट से हटना नहीं है, रन अपने आप बन जाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो Thank you, मच, thank you so much, thank you everyone। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू।